की नज़र में या जो आम हमारे जैसे आदमी हैं उनकी नज़र में ये शायद ये पहली बार अमेरिका ने ड्रोन हमला किया हो, ऐसी बात नहीं है। मुझे याद है 4 स्टेजेस के अंदर अफगानिस्तान के अंदर नाटो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हुई थी। 2001 में जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, उसके बाद सबसे पहले जो कंधार है यहाँ के अंदर उसको ऑक्युपाइड किया गया था। 5000 नाटो फोर्सेस को और उसके अलाइड फोर्सेस को भेजा गया था, जिसमें 90% जो थी वो नाटो फोर्सेस थी। लेकिन 2003 में जो नॉर्थ एरियाज ऑफ अफगानिस्तान है, 6 मेन रीजन हैं अफगानिस्तान के। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, देयर इज ए वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन एंड ईस्टर्न रीजन। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये चाइना के साथ लगता है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है ये उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इनके साथ टच होता है। वेस्टर्न रीजन जो आ गया ये ईरान के साथ टच होता है। और साउदर्न एंड ईस्टर्न रीजन जो है ये पाकिस्तान की बाउंड्री है। इसके में क्या हुआ कि 2005 में तक उन्होंने 2/3 ऑफ अफगानिस्तान के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी। और 2006 में, और ये सारा एरियाज जो थे नॉर्थ और वेस्टर्न एरियाज ऑफ अफगानिस्तान थे, क्योंकि ये बहुत बड़े स्ट्रांग होल्ड नहीं थे तालिबान के, लेकिन ये साउथ और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो पाकिस्तान के साथ लगते थे अफगानिस्तान से, ये तालिबान के बड़े स्ट्रांग होल्ड थे। तो यहाँ के अंदर 2006 के बाद धीरे धीरे नाटो फोर्सेस आई और ये बड़ी रिटेलिएशन हुई यहाँ के अंदर। उसको बड़ा नाटो फोर्सेस को भी बड़ा लॉस सफर करना पड़ा। 2006 में वजीरिस्तान के अंदर पहली बार नाटो ने ड्रोन अटैक मारा, एयर स्ट्राइक मारा, और वो सिविलियन मरते गए वहां के अंदर। मेरे को याद है 2008 में 72 ड्रोन अटैक्स वजीरिस्तान के अंदर मारे उसने, और 900 से ऊपर लोगों को मारे गए, लेकिन वो हल्ला नहीं पड़ा। क्यों नहीं हल्ला पड़ा? इसलिए नहीं हल्ला पड़ा कि वो सिविलियन मरे थे। इस बार हल्ला इसलिए पड़ा क्योंकि आर्मी के एक इंस्टॉलेशन पर, आर्मी के एक बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर, और उनके 24 सोल्जर्स पाकिस्तानी आर्मी के मारे गए। और आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी का कितना रोल है। पाकिस्तान दिखाने के लिए दुनिया को तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां आर्मी की मनमानी चलती है। आज जनरल कियानी चाहे तो मेरे ख्याल में वो जरदारी बाहर गए हैं इलाज के लिए, तो आज वो सत्ता पर बैठ सकता है। नवाब शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को उतरने नहीं दिया था, उसके बावजूद जनरल मुशर्रफ उतरे पाकिस्तान के अंदर, पकड़ के उन्होंने उसको जेल में डाल दिया और राज किया। ये पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री जो शासन है वो बड़ा पावरफुल है। आज मिलिट्री के लोग मरे हैं, और मिलिट्री के लोगों के मरने के बाद मिलिट्री जनरल कियानी जो हैं वो भी बड़े हार्ड एंड फास्ट जनरल हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कदम उठाओगे कि मैं अपनी कार्रवाई करूं, दिखाऊं, तुमको आईना दिखाऊं, तुम अमेरिका को आईना दिखाओ। तो ये खटास का जो पॉइंट आया है ये पाकिस्तान की आर्मी की वजह से आया है, और ये पहला अटैक नहीं है। दूसरा, अब देखिए खटास एक दृष्टि से पाकिस्तानी आर्मी की वजह से आई है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका की आज कंपल्शन भी है अफगानिस्तान के लिए। वो कैसे? 75% जो नाटो फोर्सेस की सप्लाई होती है वो पाकिस्तान के रूप से होती है। जो कराची पोर्ट है, जो बंदरगाह है, यहां से सीधा एक रूट आता है कोयटा, और कोयटा से जाता है पेशावर। पेशावर से ये सप्लाई सीधा होती है काबुल को, और कोयटा से ये सप्लाई जाती है कंधार को, नाटो फोर्सेस की। और ये जो एरिया है ये सिक्योर भी है, ये इजीली जो है एक्सेसिबल है, और थर्ड ये जो है ये सिक्योर है, ये स्ट्रेटेजिकली सिक्योर एरिया है, क्योंकि यहाँ उनकी सारी फोर्सेस हैं, रास्ते भी हैं। और जो बाकी 25% जो सप्लाई है वो या तो ईरान से आएगी या रशिया से आएगी। और अमेरिका के ना तो ईरान के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, ना ईरान के साथ है, ना रशिया के साथ है। तो इसलिए अमेरिका की भी ये मजबूरी है। लेकिन अब आपने पूछा था शमसी एयरबेस, लेकिन अभी अमेरिका ने कहा मैं शमसी एयरबेस को खाली कर दूंगा। क्यों? प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि वो वहां से अपना फोर्सेस को विड्रॉ करेंगे। तो खटास आएगी, और पाकिस्तान को भी पता है इसके बाद मौत पाकिस्तान की आएगी, छोड़ेगा नहीं वो पाकिस्तान को। और इसलिए परसों ही बयान आया है उनके प्राइम मिनिस्टर गिलानी का कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े पुराने हैं। तो जो अभी हमारे में एक टेम्परेरीली, द वर्ड मिस्टर गिलानी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यूज, टेम्परेरीली हमारे में जो रिलेशंस अपहोल्ड हुए हैं, इसको कैसे ठीक करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।
अमेरिका को भी पता है और पाकिस्तान की भी भली भांति जानता है कि इसके बाद अमेरिका का क्या स्टेप होगा। जी, इस समय खटास है और वो आर्मी के कारण है। जी, डॉक्टर अग्निशेखर जी, अब जो पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इन बिगड़ते रिश्तों के बाद आपको क्या लगता है कि सोवियत रूस की क्या भूमिका होगी? मुझे लगता है कि सोवियत रूस की भूमिका है तो ब्रिक नेशन का भी एक घटक है। और भारत के लिए चुनौती है कि वो इस सारी सिचुएशन में अपने देश के पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्या समीकरण नए सिरे से उसकी परिभाषा करता है, और रूस के साथ भी, क्योंकि इधर कॉन्फ्लिक्टिंग है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। अभी उन्होंने भाई साहब ने कहा जरदारी के बारे में, जरदारी के बारे में भी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग ने गदी छिन रही है, कू हो रहा है या कुछ बीमार है। तो इसी तरह जैसे रशिया का लीजिए, रशिया एक ओर से पाकिस्तान अमेरिका की भर्त्सना करता है जो नेटो हुआ, और रशिया से अंदर अंदर से चीन भी जलता है। और यहाँ समीकरण हमारा क्या बनने वाला है? हमको लगता है कि इस समय भारत के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है अमेरिका के साथ अपने रिश्ते स्ट्रेटेजिक और ज्यादा सुदृढ़ और अपनी शर्तों पे बनाने के। क्योंकि अल्टीमेटली अगर रिश्ते खराब होते गए, चीन और पाकिस्तान की जो संधि है उसमें भारत के अलावा उसका कोई ऐसा हमदर्द देश नहीं होगा। लेकिन ऐसा है कि हम भी थोड़ा असर्ट करना जाने, इंडियन स्टेट को मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया को जानता है, लेकिन ये असर्ट करने की जरूरत है कि टेररिज्म जो है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के लिए आतंक फैलाना ये हमारा अनुभव है, इस देश का अनुभव है, ये तो उनकी विदेश पॉलिसी है। तो इसलिए उस सारी को समीक्षा करते हुए भारत को मुझे लगता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध नए सिरे से नई शर्तें क्या आने वाली हैं इन्हीं कुछ चंद दिनों में, वो कुछ नहीं होंगी। जैसे उन्होंने ठीक कहा है, अमेरिका असर्ट करता है, पाकिस्तान दब रहा है। पाकिस्तान अंदर से खोखला हो चुका देश है, अंदर से ये विफल होता हुआ राष्ट्र है, और अगर ये विफल हो रहा है तो इसको पाइपलाइन और जो कहते हैं ना कि सप्लाई, इसको इस पे LSD पे अमेरिका जिंदा रखे हुए है। तो खतरा ये है कि जो तालिबानी एलिमेंट है उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन में अपने यहाँ की ओर न मोड़ दे, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। और खासकर चीन जो हमको घेर कर आंखें तरेरता है, चाहे वो साउथ चाइना सी का विवाद हो, चाहे वो वहाँ POK में आया हुआ हो, तो सारी इस बदलती हुई तस्वीर में, बदलते हुए हालात में हिंदुस्तान की नीतियों को, हिंदुस्तान के रवैये को बदलना जरूरी है। जी रविंदर जी, अगर बात करें हम पाकिस्तानी जनता की, तो पाकिस्तानी जनता में अमेरिका के प्रति दुश्मनी का भाव है, और अगर दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान सरकार की, तो वो अमेरिका के साथ है। ऐसा क्यों? मैंने पहले कहा कि जैसे ISI के चीफ जो थे मिस्टर महमूद अहमद 9/11 के बाद वो अमेरिका वाशिंगटन में थे, और अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में कहा था, अमेरिकन पॉलिसी के हिसाब से काम करोगे नहीं तो तुम्हें आदि मानव के काल तक पहुंचा देंगे। पाकिस्तान के रूलर्स अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने जो काले कारनामे उनको बचाने के लिए वो अमेरिका का साथ दे रहे हैं वजूद। और वो डायरेक्ट, देखिए एक बात समझने की जरूरत है, जब पाकिस्तान को अमेरिका के साथ हाथ बढ़ाने होंगे वो पहले हिंदुस्तान को गाली देगा, वो अपनी जनता के अंदर ये मैसेज लेके जाएगा कि अरे भाई हिंदुस्तान से हमको खतरा है, हिंदुस्तान हमको मार रहा है, हिंदुस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, हिंदुस्तान ये कर रहा है, हिंदुस्तान हमें क्या नाम बलोचिस्तान के अंदर गड़बड़ कर रहा है, हिंदुस्तान हमें गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर गड़बड़ कर रहा है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया का जो इंटेलिजेंस विंग है वहां गड़बड़ कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ये हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी राह करा रही है। लेकिन जो बेनजीर भुट्टो ने जॉर्ज बुश को कहा था कि ये जो एक्सट्रीमिज्म को आप सपोर्ट कर रहे हो ये कल आपके लिए भी खतरा होगा, हमारे लिए भी खतरा होगा, उन बातों को ये लोग भूल जाते हैं। तो ये कुल मिला के ये भारत के लिए बड़ा खतरे की बात होगी कि पाकिस्तान, आपने जो पाकिस्तान है इसको टेररिस्ट स्टेट अमेरिका नहीं मान रहा है, वो अपने लिए तो उसके साथ लड़ाई कर रहा है कि अमेरिकन सॉवरेनिटी जो है, यहां से जो फला फूला आतंकवाद है, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, इन्होंने पहले कहा अग्निशेखर जी ने कि वो भारत, इजराइल और अमेरिका उनके निशाने पर है, लेकिन जब पाकिस्तान की जनता को वो बेवकूफ बनाते हैं,
जनता अमेरिका के खिलाफ है। जब सद्दाम हुसैन को मारा जी तो पाकिस्तान इनका साथी बना, और हमें गर्व के साथ कहता हूं हिंदुस्तान ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। अमेरिका ने हमारा मुंबई एयरपोर्ट मांगा था, शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत सरकार ने मना कर दिया। और भारत ने अनाज भेजा था, गेहूं चावल भेजे थे इराक के लिए, इराक के लोगों के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान जो आज दुनिया को इस्लाम की दुहाई देता है, हम इस्लाम खतरे में हो गया जी जम्मू कश्मीर में, जब इराक के अंदर मार पड़ती है तब आप अमेरिका का साथ देते हो, तब वहां इस्लाम खतरे में तो सिंकियांग में सिंकियांग के अंदर आप उस चाइना का साथ दे रहे हो जो सिंकियांग के अंदर मुसलमानों को मार मार के चाइना बुरी हाल कर रहा है, उनको टेररिस्ट कर रहा है, उन वहां के मुसलमानों को चाइना बोलने नहीं दे रहा है, तो पाकिस्तान उनका साथ दे रहा है। और अफगानिस्तान के अंदर अब देखिए ना, वहां तो ऑल टोटल मुस्लिम्स है ना, वो उलेमा है ना, वो शरीयत के हिसाब से चलते हैं ना। पाकिस्तान क्यों उनकी कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है अमेरिका की, क्यों उनको मरवा रहा है? ये कितने लोग पाकिस्तान ने मरवाए हैं। और खुद पाकिस्तान ने लाल मस्जिद के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया था जी। कश्मीर के अंदर उसको इस्लाम खतरे में नजर आता है, और पूरी दुनिया के अंदर वो मुसलमानों को मरवा रहा है। कौन मरवा रहा है? पाकिस्तान मरवा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान के रूलर्स पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जनता समझ रही है और पाकिस्तान की आर्मी भी इस बात को जानती है, लेकिन वो अमेरिका के आगे भीख मांग के अपना दिन गुजारता है, गुजारा कर रहा है, अपना गुजारा करता है। उसको ये पता है जिस दिन ये पीछे हट गया, मैं खत्म हो जाऊंगा, इस पाकिस्तान के 4 प्रोविंस बनेंगे, 4 देश और बनेंगे। मैं यहाँ से एक रविंद्र जी की बात से जोड़ता हुआ ये कहना चाहूंगा कि आप ध्यान दीजिए, जो भारत सरकार ने शिफ्ट एक दिखाया है जो कि बहुत ही घातक साबित हुआ शर्म शेख के बाद से, कि आतंकवाद भी चलेगा और बातचीत भी चलेगी, दोनों चीजें नहीं चलेंगी। अमेरिका भी ये भाषा नहीं मानता है कि या आतंकवाद है तो उसको ठीक करेंगे, उसके बाद करेंगे। कोई भी स्वाभिमानी देश ऐसा नहीं करता। हमें ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि अपने देश में जो सबवर्शन हो चुका है और सबवर्शन हो रहा है लगातार देश में, चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल पे, चाहे मीडिया में कहीं कहीं हद तक, चाहे जहां जहां हुआ है पॉलिटिकल। कल ही एक नाम आया था कि उसी मीडिया की चर्चा में आया था, पाकिस्तान के डिप्लोमेट ने कहा कि आप देखिए हम तो पूरा समर्थन देते हैं अरुंधति राय को, जो पाकिस्तान जो कश्मीर में जो हो रहा है उसके समर्थन में बोल रही है, तो जो आपको कंट्राडिक्ट करती है। आप ये भी ध्यान देने की जरूरत हो कि ये जो भाई ने अब घोषित किया है, बिल्कुल स्वीकारा है कि वो आईएसआई के से फंडेड था, और फाई के कार्यक्रमों में जाने वाले जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हैं, उस सबको देखते हुए भारत सरकार को एकदम असर्ट करने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। वो सारे क्वार्टर्स जो देश में अंदर अंदर से जो घुन लगा है स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स के नाम पर, और जो ये पाकिस्तान और ह्यूमन राइट्स का बहाना, जैसे उन्होंने खूब कहा कि जहां वहां ड्रोन अटैक्स होते हैं वहां ह्यूमन राइट्स नहीं होता है, यहां अगर रिटेलिएशन होता है तो यहाँ ह्यूमन राइट्स है। तो हमको देखने की जरूरत है आईएसआई की जो नेटवर्क जो इंडिया में है, अपने देश में है, और जो खासकर स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स में एक बिल्कुल एक एजेंडा दिया गया है उनको, उस पर ध्यान देने की जरूरत है जी। आतंकवाद और बातचीत एक साथ ना चले, इससे कई हमको नुकसान उठाने पड़े हैं। अग्निशेखर जी, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह ऐलान कर दिया है कि 2014 तक नाटो फोर्सेस जो है वो अफगानिस्तान छोड़ देंगे। तो क्या लगता है आपको कि इससे पूरे खित्ते पर क्या उसका असर होगा? क्या कहीं तालिबान फिर से तो नहीं सिर उठाने लगेगा? मुझे लगता है कि हम कोई फाइनल अथॉरिटी तो है नहीं, हम भी वॉचर्स हैं, देखते हैं। तो उससे पहले मैं ओबामा का ही एक स्टेटमेंट आपको याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि पुटिंग ऑल और एग्स इन वन बास्केट वाली जो नीति उनकी थी वो गलत थी। यानी इसमें बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि हमने सब कुछ इसी को सौंपा, इसी को आधार बनाया, वो गलत था। और अगर ओबामा ये कह रहे हैं कि 14 तक नेटो फोर्सेस वापस जाएंगी, तो देखा जाना चाहिए। आइडियली तो अच्छी बात है कि अगर शांति आती है, लेकिन वही लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान पोटेंशियली एक स्पॉइलर नेशन है, वो हमको नहीं करने देगा। तो यानी चुनौती फिर पाकिस्तान है उसके लिए, एक और दोस्त हैं, दूसरी ओर वो चुनौती दे रहा है आपको, स्पॉइलर कहा जा रहा है उसको। तो ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, और हमको ये समझना चाहिए कि चीन एक महाशक्ति है, अमेरिका एक महाशक्ति है, दोनों पाकिस्तान पे बेस किए हुए हैं। और चीन के लिए पाकिस्तान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो बाकी मुस्लिम देशेस जो कंट्रीज हैं, देश हैं, उनके बीच वो सूत्र का काम करता है, वो सेतु है बाकी जो मुस्लिम ममालिक जिसे कहा जाता है।
तो ये कई एंगल से हमको देखने की जरूरत है। अगर होता है 14 तक तो अब अव्वल तो जो हालात हो रहे हैं उससे दिखता नहीं है, बहुत दूर दूर तक नहीं दिखता है, और शायद अमेरिका बहुत आसानी से वहां से जाने वाला भी नहीं है क्योंकि उसके इंटरेस्ट कई जगह हैं। जी रविंद्र जी, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो बिगड़ते रिश्ते हैं, इसके चलते भारत पर खास करके अगर हम बात करें अपने राज्य की जम्मू कश्मीर की, तो उस पर क्या असर होगा? इसमें रेखा जी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमें याद है कि पिछले 20 साल के अंदर कश्मीर घाटी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हमने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है, बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखे हैं और बड़ी मैसेकर्स देखे हैं, मास किलिंग्स देखे हैं, एक्सोडस देखे हैं। आज भी हमारे कम से कम 6-7 लोग एग्जाइल्स में रह रहे हैं अपने एक इंडिपेंडेंट नेशन के अंदर। आज़ाद भारत के अंदर इतनी बड़ी जो ये सारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है ये हमने देखा है। लेकिन अमेरिका को भी पता है, क्या वो अमेरिका जो ये पता लगा सकता है कि इंडिया कब न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, उसके इतनी टॉप की उसकी एजेंसीज हैं जो खबर ले लेती हैं, तो उसको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद कर रहा है। लेकिन अमेरिका को अपने इंटरेस्ट सेव करने के लिए ये सारा काम कर रहा है। अगर अमेरिका 2014 तक अपनी फोर्सेस को विड्रा करता है, और मेरे को लगता है कि अभी वहां तालिबान खत्म नहीं हुआ है, हक्कानी देखो आज वो हक्कानी के पीछे लगा है, और वो कहीं ना कहीं वो जो फंडामेंटलिस्ट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, वो फिर से सिर उठाएंगे और फिर से ये टेररिज्म की जो गतिविधियां हैं ये बढ़ेंगी। इसका जम्मू कश्मीर पर असर पड़ेगा क्योंकि चाइना घुस गया है पीओके के अंदर। आज चाइना के लगभग 20,000 के आसपास सैनिक जो है वो क्या नाम पीओके के अंदर है, और वो वहां के अंदर इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, वो वहां के अंदर कह रहे हैं नहीं ये हमारे एम्प्लॉइज हैं, और लहासा तक उसने रेल पहुंचा दी है, टनल पहुंचा दिया है, हमारे लेह लद्दाख के अंदर वो घुसपैठ कर रहा है, अरुणाचल के अंदर वो घुसपैठ कर रहा है, और वो अरब तक रेल लेके जाने की तैयारी में है। चाइना हमारा दोस्त नहीं हो सकता, अमेरिका इसलिए हमारा साथ दे सकता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, चाइना हमारा दुश्मन, चाइना अमेरिका का दुश्मन। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं हमारे साथ आना पड़ेगा, और भारत को चाहिए कि वो डिप्लोमेटिकली अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक तौर पर काम करे। ये नहीं वहां पे जाके कृष्णा साहब और बैठ के ओबामा के साथ हाथ मिला लिया, हिलरी क्लिंटन के साथ हाथ मिला लिया, हम मिल गए, शर्म शेख जैसे नॉनसेंस एग्रीमेंट करके हम आ जाएं, इस किस्म की बात नहीं। स्ट्रेटेजिकली तौर पर हमको बैठना पड़ेगा। अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिकन के जो एम्बेसडर हैं, वो अपनी पॉलिसी को लेके बड़े क्लियर हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट जिमी कार्टर हो, चाहे रोनाल्ड रेगन हो, चाहे वो उनके सीनियर बुश हो, बिल क्लिंटन हो, जूनियर बुश हो, या वो ओबामा है। वो अमेरिकन के लिए हमेशा अमेरिका के लिए ही सोचता है। आपने जिस दिन ओसामा बिन लादेन को मारा उसके बाद आपने ओबामा का भाषण पढ़ा होगा, ओबामा का भाषण सुना होगा। ओबामा ने यह कहा था अमेरिका अपने दुश्मन को 7 जन्म तक नहीं भूलता और 7 जन्म तक नहीं छोड़ता, और 7 समुंदर पार जाके भी नहीं छोड़ेगा। अमेरिका अमेरिकन की सोवरेनिटी को चैलेंज करने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमको अमेरिका से सीख लेनी है। हमने किसी पर हमला नहीं करना है, लेकिन जो हमारे ऊपर करे हमने उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, और अपनी एलाइज को मजबूत करना है, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। इंडिया को अमेरिका के साथ, रूस हमारा मित्र है, उसको भी नहीं छोड़ना है हमने, वो हमारा ट्रस्टवर्दी मित्र है। अमेरिका हमारे साथ अपोर्चुनिज्म कर सकता है, रूस हमारा जिगरी यार है, जिसको जिगरी यार कहते हैं, उसने मुसीबत के समय में हमारे साथ दिया हर बार, उसको भी नहीं छोड़ना है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली इंडिया को आने वाले दिनों के अंदर बड़ी बारीकी से माइन्यूटली अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी होंगी इस सारी सिचुएशन को डील करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, और ये कड़ी हम आगे भी जारी रखेंगे। तो नमस्कार, इसी के साथ सभी को इजाजत दीजिए।